नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव लगातार आपको उस बड़े सवाल के बारे में बता रहा है, उस बड़े सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त टहल रहा है। सवाल यह है कि क्या बिहार में सरकार गठन के बाद भी एक नया समीकरण आकार ले रहा है, और इससे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या जेडीयू किसी भी हाल में यह नहीं चाहती कि लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा बनी रहे। ये सवाल यूं ही नहीं है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बयान सामने आया है। पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे और रातों रात जो कार्यक्रम है हमारा खास कार्यक्रम है वो पूरी तरह से आधारित है इसी सवाल पर। हमारे साथ हम बाबा हैं, जानते हैं, चिर परिचित अंदाज में खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो इन्हीं के चिर परिचित अंदाज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनडीए से बाहर हो रहे हैं चिराग पासवान। बाबा, सवाल की शुरुआत यहीं से, क्या एनडीए से बाहर हो रहे हैं चिराग पासवान? अभिषेक, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि एनडीए का जो स्वरूप है 2015 में जो एनडीए का स्वरूप था उस स्वरूप में बहुत कुछ बदला नहीं था। सिर्फ एक नीतीश कुमार बदले थे और वहाँ से हट करके उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे। सिर्फ यही अंतर हुआ था, बाकी एज यूजुअल सब कुछ नज़र आ रहा था। हाँ, एक चीज़ और नज़र आ रहा था कि एक नई पार्टी वीआईपी जो है उसने आकार लिया, जो कि उस समय थी, सपोर्ट में थी, लेकिन एज ए पार्टी नहीं थी। और इस बदलाव के 1% से भी कम वोटों में यदि किसी दल को 30 सीटों से 34 सीटों का नुकसान हो जाता हो और किसी को 1% वोट ज़्यादा 2% मिलने से अगर 21 सीटों का फायदा हो जाता हो तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय जरूर बनता है। और ये चर्चा का विषय तब बनता है जब नीतीश कुमार लगातार 15 सालों से इस बिहार की सरकार को चला रहे हों, सुशासन बाबू उनका नाम हो, न्याय के साथ विकास की बात करते हों और अपनी शर्तों पर राजनीति करते करते वो यहाँ तक पहुँचे हों और ये कह रहे हों कि जल जीवन हरियाली के साथ साथ 7 निश्चय पार्ट 2 हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें आपके घर तक, आपके बसावट तक हम आपको सड़क देंगे, घर में पानी देंगे, बिजली दे चुके हैं और साथ साथ आपको जीने का अधिकार देंगे, वो भी पूरे किसी डर भय के बिना। क्या ये संभव है? और ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार को मजबूर होकर के कम सीटों के साथ समझौता करके सत्ता चलाना हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और इस परेशानी का जो हल है, जो परेशानी पैदा करने वाले शख्स हैं, क्या उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, ये सवाल है। और इस सवाल के साथ आज रातों रात की हम शुरुआत करेंगे। आपके पास भी अगर कोई जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सवाल यहाँ है, हमने आंकड़ों की बात की है अभिषेक। हमने आंकड़ों की बात में बताया था कि जब 2015 की चर्चा आप करते हैं तो 2015 में 24.42% वोट आए थे, जबकि मात्र 53 सीटें आई थी बीजेपी को। इस बार 19.46% उन्हें वोट मिला है, लेकिन 21 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। आप अंतर देख लीजिएगा, वोट प्रतिशत तकरीबन 5% घट गया, वोटों का और सीट बढ़ गई। ये आखिर क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, वहीं जेडीयू की बात करें तो उसने 2015 में 71 सीटें लाई थी जब उन्हें 16.83% वोट मिला था, और 2020 में उनकी 43 सीटें घट जाती है जब उन्हें 15.42% आता है, मतलब 1% के आसपास का ये आंकड़ा है। और इसमें 1% के आस, अब उससे भी कम में अगर ये होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाते हैं तो क्या गलत करते हैं? हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं और शायद यही बात आप कहना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल, कि आखिर चिराग पासवान को वो क्यों स्वीकार करें अब एनडीए में? अगर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सवाल पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है और ये बहस भीतर ही भीतर पूरे एनडीए को खौलाए हुए है। इस सवाल के जवाब की तलाश में हम निकले थे, तो हम निकले तो कहीं ना कहीं हमें एक बात तो नजर आई कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के तथ्यों को रखा गया था, चीज़ें आ रही थी सामने और महागठबंधन आगे एग्रेसिव होकर के कहीं ना कहीं, हालांकि महागठबंधन के बड़े नेताओं ने इस बात को नहीं कहा है, लेकिन फिर भी छोटे भी नेता भी आप नहीं कह सकते हैं। श्याम रजक कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और श्याम रजक ने जब ये कहा हो कि रीना पासवान को आप लड़ाइए, हम आपके साथ हैं,
तो ये बात बड़ी हो जाती है। और जाहिर है ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आया गया बयान आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरजेडी का जो कल्चर है उसमें कोई भी नेता, किसी भी नेता को बयान देने की इतनी आज़ादी नहीं होती जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में होती है कि कोई नेता बयान दे दे और बीजेपी फिर बाद में ये सफाई देते फिरे कि नहीं ये उनका निजी मत था, ये उनका निजी बयान था। आरजेडी में ये कल्चर है नहीं। नेताओं को बयान देने की इजाज़त नहीं है, प्रवक्ताओं को बयान देने की इजाज़त नहीं है, सब कुछ तय होता है। और कम से कम आप कह सकते हैं कि बयान देने के मामले में अनुशासन ज़्यादा है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो बयान सामने आ रहे हों, खासकर प्रवक्ताओं की तरफ से, आधिकारिक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर जो तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं, श्याम रजक भी तेजस्वी यादव के करीबी हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहा हो तो ये मानकर चलिए कि ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आने वाला बयान है। तेजस्वी यादव ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, लालू यादव तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बयान तो शीर्ष नेतृत्व का ही है, बयान आरजेडी का ऑफिशियल बयान आप इसको मान सकते हैं। आप जब जो ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपके हस्तरेखा को या आपकी कुंडली को देख करके आपके भाग्य का वो बताता है कि क्या कुछ होने वाला भविष्य में, क्या पिछले जीवन में आपके घटा है और क्या वर्तमान में आपके साथ घट रहा है, और आप उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल जो हैं वो हम लोग हैं। हम लोग आपको राजनीतिक रूप से आपके साथ जाते हैं, मैं आपके बयान लेते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे चर्चाएं करते हैं। आप जो कहते हैं उसके भीतर के इनसाइड स्टोरी को हम खंगालने का, खोजने का कोशिश करते हैं, और उस ज्योतिष की तरह हम उन सब चीज़ों का जोड़ घटाव करते हैं, गुणा भाग करते हैं, गणना करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और तथ्यों तक पहुँचते हैं। चिराग पासवान की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बात तो बता रही है कि हाथ से दोनों हाथ खाली वो नहीं रखना चाहते हैं। एक हाथ तो उनका खाली हो चुका है, एक पिता को खो बैठे, ऊपर से एक जो उनके पास राज्यसभा का सीट था वो भी उनके हाथ से निकल गया। अब दूसरा उनके हाथ में जो फंसा हुआ है वो है मंत्रालय। क्या वो मंत्रालय को त्याग करेंगे? और यही वो बात है जिसको लेकर के चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने साफ तौर पे सारी बातें कही है। जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो निश्चित रूप से जदयू और आरजेडी के लोगों के चेहरे आपने भी पढ़े होंगे, और उनके ज्योतिषीय गणना के बाद जो राजनीतिक ज्योतिषीय गणना है उसके अनुसार आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं हो। हम चाहेंगे कि वो चीज़ें आप शेयर करें। जितनी बातें अभी आपने कही हैं बाबा, उससे हमारे दर्शकों के जेहन में 3 सवाल आया होगा। 2 सवालों पर हम अलग से बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम चाहते हैं, और देखिए दर्शकों के दिल में क्या है वो हम समझ जाते हैं, तो हम समझ गए हैं दर्शकों के दिल में क्या है। और बाबा ने जितनी बातें कही हैं इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि आपके जेहन में कौन सा सवाल कौन रहा है। तो हम उसी सवाल का जवाब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या एनडीए में स्थिति यह हो गई है, बीजेपी उस स्थिति में पहुंच गई है जिसके पास एक ही विकल्प है कि वो चाहे जेडीयू को चुन ले या फिर वो चाहे लोजपा को चुन ले, वो चिराग को चुने या नीतीश को चुने, क्या ऐसी स्थिति हो गई है बीजेपी की? और दूसरा सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि कयास लगते रहे हैं, अंदर खाने से खबरें आती रही हैं कि चिराग पासवान की बगावत यूँ ही नहीं थी, इसमें बीजेपी का भी खेल था। ठीक है, ये बात लगातार होती रही है। तो क्या चिराग पासवान को बीजेपी अब ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है? और बोझ की बात करें तो बीजेपी के लिए बड़ा बोझ कौन है, नीतीश कुमार हैं या फिर चिराग पासवान हैं? बेसिकली अभिषेक, जो आप बातें कर रहे हैं, इन बातों में अगर नट सेल में देखा जाए तो राजनीतिक रूप से जो बातें आप कर रहे हैं उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बुरी तरह से फंस गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप जिस तरह से देखे होंगे कि सामान चाहे कितना भी कीमती हो या फिर कितना भी सस्ता हो, दोनों ही स्थिति में रैपर जो होता है, जिसमें रैप किया जाता है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। उसमें आप देखिएगा कि बंधनवार वगैरह लगाए जाते हैं, अलग तरह से उसको सजा उजा करके खूब बढ़िया से स्टिकर लगाया जाता है, उस पर नाम लिखते हैं आप, और तब किसी को गिफ्ट देते हैं। तो अंदर के सामान में क्या है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सजाया कैसे है उस रैपर को, वो महत्वपूर्ण है। और बाद में रैपर की स्थिति इतनी खराब होती है कि उसे सामान के पहले फेंक दिया जाता है। बिल्कुल चिराग पासवान के साथ वही हो रहा है। अब चिराग पासवान को यूज़ किया गया नहीं किया गया ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि चिराग पासवान तो कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, मैं जब गया मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो 15 सीटों पे लड़ें या फिर हम अलग से लड़ें, तो हमने अलग लड़ना स्वीकार किया, उसका फ़ायदा भी वो गिना रहे हैं। लेकिन
हमारी नज़र से चिराग पासवान को के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब भी ऑप्शन नहीं था। नीतीश कुमार सामने खड़े थे और नीतीश कुमार ने कोई ऑप्शन नहीं बचाया था। आप किसी को धक्का दे करके गिराएं या फिर उसके पैर के नीचे से ज़मीन खींच लें, बात दोनों है। दोनों परिस्थिति में आप उसे गिरा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्थिति आज भी पैदा हुई है। जिस तरह से चिराग पासवान ने साफ खुल करके अपनी बातें रखी थी और ये कहा था कि असंभव नीतीश ने उसे संभव करके दिखलाया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश के पास ऑप्शन सिर्फ एक बचा हुआ है, या वो बीजेपी के साथ कंटिन्यू करें या फिर चिराग पासवान के मुद्दे पर वो चुप्पी साध लें। और नीतीश कुमार चुप्पी साधने वाले नहीं हैं। पहले ही वो बहुत सारी दुख जो है, बहुत सारा कड़वा प्याला पी चुके हैं। एक बयान का जिक्र मैं कर देता हूं। आज बयान सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कहा है कि देखिए, चिराग पासवान या एलजेपी केंद्र में बीजेपी के साथ बनी रहे, एनडीए के साथ बनी रहे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इस बयान से इतना तो साफ है, इतने संकेत तो मिलते ही हैं कि जेडीयू किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि लोजपा केंद्र में एनडीए का हिस्सा हो। चिराग पासवान ये दावा करते रहे कि केंद्र की एनडीए में हम हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चिराग पासवान केंद्र में जो मंत्री का पद है वो नहीं छोड़ना चाहेंगे कि केंद्र की सत्ता में उनकी हिस्सेदारी हो। सवाल यह है कि क्या जेडीयू ये होने देगी? चिराग चाहते हैं कि हो, इससे बड़ा सवाल है। और क्या चिराग मंत्री बन पाएंगे? बीजेपी या फिर केंद्र पीएम मोदी उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे? इससे बड़ा सवाल तो यह है, क्या जेडीयू ये होने देगी? सबसे बड़ी बात है अभिषेक कि हम लोग चर्चा लगातार कर रहे थे और लोग भी समझ रहे थे कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर वो राज्यसभा से मिल जाता है तो भी उसके हाथ में लड्डू है, अगर चिराग को मिलता है तब भी लड्डू है, क्योंकि चिराग तो उसको खुलकर समर्थन कर ही रहे हैं। और अंततः वो बड़ा वाला लड्डू था, वो बीजेपी को मिला और बड़ा वाला लड्डू के रूप में उसे वो राज्यसभा की सीट मिल गई। अब आगे की जो स्थिति है, उस स्थिति में नीतीश कुमार का जो एक्ट हो रहा है, जिस तरह से एक्शन वो कर रहे हैं, उस एक्शन में कहीं ना कहीं एक बात नजर आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। और ये घुटन तब से जारी है जब से वो 2017 में लौट करके फिर एनडीए में गए थे। आपको पता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि रस्सी एक बार जब टूट जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाता है और गांठ के खुलने का हमेशा भय बना रहता है। भय बनाम भरोसा का एक आपने देखा भी होगा कि भय बनाम भरोसा का एक पोस्टर लगा था जेडीयू कार्यालय के सामने। उस पर बहुत सारी बातें हुई थी, हमने शुरुआती दौर में उसकी चर्चा भी की थी। लेकिन अब भय बनाम भरोसा जो है, वो भय कहाँ है और भरोसा कहाँ है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार पर कितना भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, ये एक बड़ा प्रश्न हो गया है। और इन प्रश्नों के साथ साथ जो आपने अभी बात कही कि बार बार एक ही पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक करना कि हम एलजेपी को, हम चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें डैमेज किया है। और देखिए, हम अंदर खाने से खबर लाए थे, हमारे चैनल पर चली थी। हमने पार्टी के ऑफिस में जेडीयू के कई जिलाध्यक्षों से बात की थी, पार्टी के पदाधिकारियों से बात की थी। हॉल पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था, हमने बात की थी। और उनसे बात करने के बाद हमको जो लगा और अब जो लग रहा है, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है और जेडीयू पर बड़ा दबाव है। जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर बड़ा प्रेशर है कि चिराग पासवान को लेकर वो कोई समझौता न करे। किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होता हुआ देखना चाहते हैं जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता। और इस बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। देखिए, आप कई तरह के कयासों पर बात कर सकते हैं, आप कई तरह के उन सवालों पर बात कर सकते हैं जिनके जवाब अब भी आने बाकी हैं। लेकिन एक सच्चाई पर, एक हकीकत पर, जो अभी बिहार की राजनीति का सच है। बाबा ने एक आंकड़ा बताया कि बीजेपी को 19.46% मत मिले थे पहले, और सीटें नहीं 19.46% उसको इस बार मिले हैं, जिसमें उसकी 21 सीटें बढ़ी है। 21 सीटें बढ़ी और है। पिछली बार 2015 में उसे अधिक प्रतिशत वोटें मिली थी, 24.42% मिली थी, मात्र उसे 53 सीटें मिली थी। तो 2015 से स्थिति अगर बीजेपी की बेहतर हुई है, नीतीश कुमार कंफर्ट मेजोरिटी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू की कम सीटें आई हैं, स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आई है और कुछ हद तक थोड़ा आक्रामक भी है। कहा जाता था कि बीजेपी, एक परसेप्शन है कि बीजेपी नीतीश
नीतीश कुमार की हर मांग को मानती है या फिर नीतीश कुमार बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट करते रहे हैं, वो स्थिति अगर अब नहीं है। आज ये जमीन बीजेपी को किसने दी? ये जमीन लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी को दी है, ये सच्चाई है। अगर ये बीजेपी के नेता भी मानते हैं, ये जेडीयू के नेता भी मानते हैं, अगर जेडीयू को 25 से 30 सीटों का नुकसान नहीं पहुंचाया होता चिराग पासवान ने, तो स्थिति दूसरी होती और शायद बीजेपी बड़े भाई और छोटे भाई, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं होती, या तो छोटा भाई होती, या फिर एक बार मैं शाहनवाज हुसैन का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी तो जुड़वा, बीजेपी जेडीयू जुड़वा भाई है, तो जुड़वा भाई होती, लेकिन अब तो बीजेपी बड़ी भाई है। और ये जमीन, ये राजनीतिक जमीन बीजेपी के लिए तैयार की है चिराग पासवान ने। तो सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान को इतनी आसानी से दूध की मक्खी की तरह निकाल पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है, चाहे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कितना हो जोड़ लगा ले। बिहार की राजनीति में बहुत खेल होने बाकी हैं। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलने वाला है। राजनीति बहुत दिलचस्प हो सकती है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन जो सच है सियासत का, बिहार की राजनीति का जो समीकरण है वो यही है कि बीजेपी को एक बड़ी जमीन चिराग पासवान ने दी है। बीजेपी को बड़ा भाई बनाने में चिराग पासवान, उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका है। चिराग की बगावत से बीजेपी आज नीतीश से बड़ा कद रखती है एनडीए में। आज हम जो बात करने बैठे हैं उस बात का मेन मकसद भी यही था कि एनडीए में बड़ा भाई कौन है और ये बात तय कौन करेगा। अभिषेक, इसमें बहुत 2-3 बातें जो हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि हमेशा से नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं, बिल्कुल, और चाहे वो लालू प्रसाद के साथ छोटे भाई बन करके भी रहे हों, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में वो रहे हैं। होता है कभी कभी कि छोटे भाई को भी राजपाट चलाने के लिए दे दिया जाता है, ऐसा ही लालू प्रसाद ने भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक रही है, आज भी है, तो वो बड़े भाई के, भले ही सीट से वो बड़े हो जाएं, लेकिन आज भी बड़े भाई की भूमिका में है। और अब एक नए भाइयों की तलाश जो शुरू हो गई है। आपको पता होगा कि एक छोटा भाई और आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, और वो भी आ रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य एक ही चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी बड़ा हो ले, दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या बल वाली पार्टी कही जाती है। कार्यकर्ता उसके सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा उसके पास जनाधार कहा जाता है कि है, सबसे ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। उसके बावजूद भी वो मोर के पैर की तरह नीतीश कुमार के सामने जब भी आती है तो उसे वो अपना नाच पसंद नहीं आता है, वो उसके पैर पर उसकी नज़र पड़ जाती है, निगाह पड़ती है, और यहाँ पड़ने के बाद बीजेपी पूरी तरह से छत बिछत हो जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े बड़े जो तिस्मार खां जिसे कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को, सब धराशायी है। नीतीश कुमार ने सबको साइडलाइन कर दिया है। एक सुशील मोदी को साइडलाइन करने के चलते उन्होंने प्रेम कुमार को साइड कर दिया, उन्होंने नंदकिशोर यादव को साइड कर दिया। अभी बहुत सारे चेहरे बाकी हैं, विनोद नारायण झा साइड हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, सबको साइड कर दिया है कि इन लोगों के साथ मेरा नहीं चल सकता। अगर मेरे साथ चलना है तो आपको इस रास्ते से चलना होगा, यानी कि नीतीश कुमार हैं। और खास करके अगर यदि आप महागठबंधन के और आरजेडी के समर्थक हैं तो आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में, जैसा कि अभिषेक ने कहा, बहुत सारी संभावनाएं हैं सर। और मिट्टी में मिलने की बात तो याद होगी ही आपको, इसके साथ साथ चंदन विष व्यापत नहीं भी आपको याद होना चाहिए। और ये दोनों जब याद है आपको तो बिहार भी याद रहना चाहिए, 2025 भी याद रहना चाहिए, 2024 भी याद रहना चाहिए, 2014 के बाद 2015 याद होना चाहिए, 19 के बाद 20 याद है तो 21 भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और नीतीश कुमार अपने बड़े भाई के रोल के रूप में अलग अलग भाइयों को भी सम्मान देने का शुरुआत कर चुके हैं। अब किस किस भाई को सम्मान देंगे और किस भाई को, जिसके पास पूरी संपत्ति है, हम आंकड़ों की संपत्ति की बात कर रहे हैं, संख्या बल की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास ज़्यादा है तो कई भाइयों में वो बंटवारा भी करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। बड़ा भाई तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ही हैं, और कई लोगों के लिए संभावनाएं उन्होंने अभी भी जगा के रखी है। जिस तरह से उन्होंने सदन में, लोगों ने उसको अलग तरीके से देखा, हर लोग अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी व्याख्या यही है कि अपने को ही डांटा जाता है। और अगर उन्होंने अपना अधिकार जमाया है तेजस्वी यादव पर, तो आप समझ के रखिएगा कि खेल तो बहुत है भैया। नहीं, अधिकार ही नहीं जमाया बाबा। अब उन्होंने कहा है, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने बयान दिया कि मेरे बड़े भाई समान मित्र का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है ये बात। लालू यादव के लिए बिहार के किसी नेता ने, सुशील मोदी ने कभी नहीं कहा। और बीजेपी की चुप्पी थी इस पर, बीजेपी की चुप्पी थी, बीजेपी ने इस पर रिएक्ट भी किया है, और ये बहुत कुछ कह रहा है। आप तैयारी अपना कीजिए, और तैयारियों में सबको तैयारी करनी होगी, बहुत कुछ अभी बाकी है। और रातों रात में तो हम लोग यही लेकर के आए ही थे कि बड़ा भाई कौन, तो नीतीश कुमार तो बड़े भाई रहेंगे ही रहेंगे।
तो बिल्कुल बड़े भाई रहेंगे। और हमारा जो सवाल था उस सवाल पर हमने विस्तार से चर्चा की है। रातों रात लगातार हमारे कार्यक्रमों को आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिलता है। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल सटीकता से हम अपनी बात रखते हैं, और जो बाबा का चिर परिचित अंदाज है वो तो आपको बहुत पसंद आता है। इस वजह से इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि है। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है, और यही हमें हौसला भी देता है। अब डंके की चोट पर बिल्कुल सटीकता से हम अपनी बात रख पाते हैं, हम विश्वसनीयता को बरकरार रख पाते हैं, तो वजह यही है। तो हमने आपसे वादा किया है कि कई दूसरे सवालों पर भी बात होगी, और राजनीति से जुड़ी जो दिलचस्प खबरें हैं, जो समझिए बिहार की राजनीति में जो मौजूद सवाल हैं, उन सवालों पर बात होगी। हम कई रिपोर्ट आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा, जो आपको हैरान करेगा। ये हमारा वादा है, और बहुत जल्द हम ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो रातों रात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।